Rajendra I, by his military valor and administrative talent, raised the Chola Empire to a pinnacle of glory. Now, his son Rajendra I, with his military power or courage and administrative talent और मिलिट्री करेज से उन्होंने चोला एम्पायर को एक ग्लोरी या ये बोल सकते हैं पिक पर पहुंचाया. दे वर मोस्ट पावरफुल at that time. He annexed the whole of Sri Lanka and reasserted the Chola supremacy over Kerala and the Pandya country. Now, he extended the एम्पायर टू होल श्रीलंका. उन्होंने अपने एम्पायर को और ज़्यादा एक्सटेंड किया और पूरे श्रीलंका को उन्होंने एनेक्स किया, एक्सटेंड किया उनके पावर को, और प्रूव किया उन्होंने चोला की सुप्रीमेसी, मतलब चोला के पावर को उन्होंने और ज़्यादा इंक्रीज किया और प्रूव किया दैट दे आर पावरफुल, दे वर पावरफुल, and they controlled Kerala and Pandyan countries. His army marched triumphantly up to river Ganga and the dominion of Pala king Mahipal. Now, their army marched over river Ganga and Pala king, name of the king is Mahipala, and they got victory over these two places, over the areas of river Ganga and the kingdom of Pala king. He adopted the title of Gangaikonda and founded the new capital called Gangaikonda Cholapuram. Now, उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया, टाइटल था गंगाईकोंडा, और उन्होंने अपनी एक नई कैपिटल सिटी बनाई और उसको नाम दिया गंगाईकोंडा चोलापुरम. द चोला मोनार्क अचीवमेंट वर नॉट लिमिटेड टू लैंड ओनली. नाउ, जो चोला के किंग थे, राइट, उनके जो किंग थे, उनकी अचीवमेंट सिर्फ लैंड को कंट्रोल नहीं किया उन्होंने. He possessed a powerful naval fleet which gained successes across the Bay of Bengal. Now, सिर्फ लैंड तक नहीं था, उन्होंने ओवर the area of sea उन्होंने कंट्रोल किया. Here naval fleet means a group of soldiers और नेवी सोल्जर्स, वो सोल्जर्स जो अक्रॉस सी फाइट करते हैं, लाइक नेवी, राइट. तो उन्होंने बे ऑफ बंगाल पर भी सक्सीड पाई. इट इज़ सैड दैट ही ऑल्सो सेंट एक्सपेंडिशंस टू जावा एंड सुमत्रा, presumably to further commercial relations between the Malaya Peninsula and South India. Now, ये कहा जाता है कि उन्होंने जावा और सुमत्रा में ये कहा जाता है कि उन्होंने जावा और सुमत्रा जो है वहाँ पर ट्रैवल किया था ताकि वो कमर्शियल रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सके बिटवीन मलाया पेनिनसुला एंड साउथ इंडिया. Then next is king and the ministers. The king was the head of the state. State का हेड जो होता है, जो टेरिटरी है उसका हेड किंग होते थे. He discharges his duties and responsibilities with the help of council of ministers and other high officers. Now, सबसे पहले जो किंग होता है वो अपनी ड्यूटीज़, स्टेट का हेड होता है, और वो अपनी ड्यूटीज़ किसे डिस्चार्ज कर देता है, टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की काउंसिल्स को, राइट, एंड अदर हाई ऑफिसर्स, और दूसरे हाई ऑफिसर्स को वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डिस्चार्ज कर देता है. द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास प्रूव दैट देयर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट. अब वहाँ की चोलास की कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, उनसे पता चलता है कि चोला का जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था, मतलब चीज़ों को मैनेज करने का जो तरीका था, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड था और इफ़िशिएंट था. मतलब उसमें कोई लूप नहीं था, कोई ड्रॉबैक नहीं था. द
ruler maintained close contact with the council of minister, and royal tour contributed to the efficiency of the administration. Now जो rulers थे वो अपनी मिनिस्टर्स की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से क्लोज रिलेशन मेंटेन रखते थे ताकि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और रॉयल टूर्स पर भी वो जाते थे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंसी से काम कर सके। द ऑफिसर्स वर पेड बाय लैंड असाइनमेंट्स। ऑफिसर्स को पीस ऑफ लैंड मिलता था, इंस्टेड ऑफ सैलरी दे गॉट पीस ऑफ लैंड। दे वर ऑनर्ड एंड एनकरेज्ड बाय कन्फरिंग टाइटल्स, और उन्हें इनकरेज और ऑनर करने के लिए उन्हें बहुत सारे टाइटल्स दिए जाते थे। हायर ऑफिशियल्स एंजॉयड द टाइटल ऑफ पेनेंद्रम एंड द लोअर वन सिरुतरम। ये इस तरीके के टाइटल्स उन्हें दिए जाते थे। द चोला ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड रोड्स विच हेल्प इन ट्रेड कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। चोलाज ने रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन किया जिससे ट्रेड, कॉमर्स और कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प मिली। सो किंग्स एंड मिनिस्टर्स, आई होप समझ में आ गया है। किंग्स और मिनिस्टर मतलब किंग हेड होता है और उनकी बहुत सारी काउंसिल्स होती हैं। मिनिस्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ काम के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए बहुत सारे टाइटल्स दिए जाते हैं, राइट, और उन्हें लैंड असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। चोलास ने रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन किया है जिसके कारण ट्रेड, कॉमर्स और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। देन रेवेन्यू वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम मेनली फ्रॉम लैंड एंड कलेक्टेड इन काइंड और इन कैश और इन बोथ बाय विलेज असेंबलीज। तो जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो मेनली लैंड से किया जाता था, और गुड्स कलेक्टेड इन काइंड्स का मतलब है वो टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज में लिया जाए, या फिर कैश में लिया जाता था या फिर दोनों में ही, और ये कलेक्ट विलेज असेंबलीज करती थी। लैंड वॉज पसेस्ड बाय इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़, और लैंड कौन पसेस करते थे? इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ पसेस करती थी। The state's share of land revenue was fixed at 1/3 of the produce after an elaborate land survey in the time of Raja first. स्टेट का लैंड रेवेन्यू का शेयर फिक्स होता है, 1/3 होता था। उनके जितनी भी कल्टिवेट प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/3 पार्ट उन्हें एज ए रेवेन्यू पे करना पड़ता था। और ये कब का था? सिंस वो एक लैंड सर्वे करते थे, और ये राजा फर्स्ट के रेन में, मतलब उनके रूलिंग टाइम की का रूल था दैट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस must be given as land revenue. There were periodical revisions of the classification of land and of the assessments of land revenue, और periodically इन सारी चीज़ों को रिवाइज किया जाता था, मतलब रीअसेस किया जाता था। Other sources of public income were customs and tolls, taxes on various kinds of profession, माइंस, फॉरेस्ट एंड सॉल्पेंस एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी तरीके की पब्लिक इनकम्स थी जैसे कि कस्टम्स, टोल्स, टैक्सेस, बहुत सारे प्रोफेशंस पे, माइंस पे, फॉरेस्ट पे, इन सारी चीज़ों पे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। देन इरिगेशन, नेक्स्ट इज इरिगेशन। फर्स्ट agricultural prosperity was ensured by the special attention given to irrigation by the government as well as local authority. Now the चोला डायनेस्टी का जो एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी थी उसने भी एक स्पेशल अटेंशन या ये बोल सकते हैं अट्रैक्ट किया है लोगों को, जस्ट बिकॉज प्रॉपर अटेंशन, एक स्पेशल अटेंशन दिया गया था इरिगेशन फैसिलिटी पे, और गवर्नमेंट ने भी, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी एक स्पेशल अटेंशन दिया था, और लोकल अथॉरिटीज़ ने भी उन्हें कम्प्लीटली सपोर्ट किया था। विलेज असेंबलीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टैंक्स इन गुड कंडीशन एंड फॉर रिक्लेमिंग फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स, और विलेज असेंबलीज इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी टैंक्स को मेंटेन करना अच्छी कंडीशन में, फिर
फॉरेस्ट और वेस्टलैंड्स को भी मेंटेन रखना या रिक्लेम करना. द चोला स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑन बिल्डिंग्स, कैनाल्स, टैंक्स, डैम्स एज वेल एंड वेल्स. उन्होंने ह्यूज अमाउंट स्पेंड किए इन सारी चीज़ों को बिल्ड करने में. राजेंद्र फर्स्ट dug an artificial lake near his new capital गंगाईकोंडा चोलापुरम. राजेंद्र फर्स्ट जो किंग थे उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक बनाया फॉर इरिगेशन नियर हिज न्यू कैपिटल गंगाईकोंडा चोलापुरम. Next is army. The army consisted of elephant, cavalries and infantries. आर्मीज़ में एलिफेंट्स होते थे, कैवलरीज मतलब वो सोल्जर्स जो हॉर्स पर रहते थे, एंड इन्फेंट्री मीन्स फुट सोल्जर्स. अटेंशन वॉज गिवन टू ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन ऑफ कंटेनमेंट्स. और उनको ट्रेनिंग और जो कंटेनमेंट मतलब वो एरिया जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी वहाँ पर स्पेशल अटेंशन दिया जाता था. It was composed chiefly of काइकोलास एंड सेंगुटार्स. ये इन सब से मिलकर बने होते थे. द कमांडर्स enjoyed द रैंक ऑफ नायक, सेनापति एंड महादंड नायक. अब जो कमांडर होते थे उनको एक रैंक दी जाती थी और उस रैंक का नाम है नायक, सेनापति या महादंड नायक. The Chola under Raja Raja controlled the Coromandel, Malabar coast and the Bay of Bengal. चोलाज ने इन सारी प्लेसेस को भी कंट्रोल किया था. नेक्स्ट इज चोला एडमिनिस्ट्रेशन. द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स और प्रोविंसेस. मतलब डिवाइड किया गया था पूरे चोला एम्पायर को. पहले थी मंडलम्स मतलब प्रोविंसेस. These were usually governed by the prince of royal family. और इसे गवर्न कौन करता था, हेड कौन करता था, प्रिंस. Then the provinces were further divided into वालानाडूज और districts. provinces को भी further divide किया जाता था districts में और a group of villages. The village was the primary unit of society and polity. सो द विलेज जो था वो उनकी एक प्राइमरी यूनिट था सोसाइटी और अपने पॉलिटिकल पावर को या बोल सकते हैं कंट्रोल करने का. राइट. दे वर नोन एज कुर्राम्स, जिसे कुर्राम्स कहते थे उन विलेजेस को. The village assembly held the society together through its unique feature of autonomy and self-sufficiency. अब विलेज की जो असेंबलीज थी वो एक यूनिक फीचर थी जिसके कारण सोसाइटी में टुगेदरनेस थी या यूनिटी थी, जस्ट बिकॉज दे वर ऑटोनोमस और सेल्फ सफिशिएंट थी. राइट. From the Uttar Merur inscription, we find reference to at least 3 types of assemblies which played an important part in the local administration. अब एक inscription से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने अपने local administrations को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया था. और सभा एंड महासभा. और सभा और महासभा एंड नगरम. और was an assembly of common villages where the land was held by all classes of people who were therefore entitled to membership in local assemblies. और एक कॉमन विलेज असेंबली थी जहाँ पे हर टाइप या हर क्लास के लोग इंक्लूड होते थे. Then next is सभा, which was an exclusively Brahmin assembly of the Brahmadeya village where all the land belongs to Brahmin. ये ऐसी सभा थी, ये सभा ऐसी एक्सक्लूसिवली ऐसी असेंबली थी जो ब्राह्मण्स लैंड ऑनर जो होते थे उनके लिए होती थी, स्पेशली फ्रॉम ब्रह्मदेया विलेज. Then third one is the Nagaram, was an assembly of local merchant where traders and merchant were in dominant position. अब नगरम एक ऐसी असेंबली थी जहाँ पे लोकल मर्चेंट और ट्रेडर्स एक पावरफुल पोजीशन में थे. द सभा जनरली comprising the elite or learned in community command and respect to all other assemblies in settling
crucial matters of common concern. Now, सभा जो थी वो जनरली एक ऐसी कम्युनिटी थी जो जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सारी अदर जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, राइट. सो ये 3 डिविजन्स थे उनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के. देन चोला टेम्पल्स. अंडर द चोला, temples become the center of life. They were not only places of worship but also emerged as the hub of economic, political and cultural activities. अब चोलास के अंडर टेम्पल जो थे सिर्फ वर्शिप की प्लेस नहीं थे, वो एक हब थे, एक ऐसी प्लेस थे जहाँ पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी. द विलेज असेंबलीज इनवेरिएबली हेल्ड इट्स मीटिंग इन द टेम्पल मंडप और हॉल. अब विलेज की जो जनरली असेंबलीज होती थी या मीटिंग्स जो होती थी वो वहाँ के हॉल या मंडप में होती थी. Temple also grew as center of craft, especially for the creation of bronze images, which was the most distinctive. और उन टेम्पल्स में बहुत क्रिएटिव काम भी किए जाते थे, क्रिएशंस के काम, जैसे कि ब्रोंज की इमेजेस बनाना, जैसे कि ये हमने पिक्चर में देखा है, राइट. Many cultural activities like dance, music, all purposed prospered in the temple. बहुत सारी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी की जाती थी, जैसे कि म्यूज़िक, डांस एक्सेट्रा. द चोला रिकॉर्ड फ्रिक्वेंटली रेफर्ड टू देवदान. इट मीन्स. Next is sculptures and paintings. The metal and stone images cast during the period are exquisite. Here the word exquisite means beautiful or splendid. So metal and stone images were beautiful. The masterpiece of Chola sculpture is the famous Nataraj or dancing Shiva image at the great temple of Chidambaram. This Nataraj has been described as the cultural epitome of Chola period. Now बोल सकते हैं जो नटराज का स्कल्पचर है वो चोला पीरियड की सबसे यूनिक आइडेंटिटी बन चुका है. दैन द चोला ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड पेंटिंग. अब चोलास के जो किंग्स थे, रूलर्स थे, उन्हें पेंटिंग्स भी बहुत पसंद थी. दे वर लवर्स ऑफ पेंटिंग. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोला पेंटिंग आर दोज ऑफ प्रादक्षिणापथ ऑफ द राजा राजेश्वरा टेम्पल. अब जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है प्रादक्षिणापथ. एक पेंटिंग है जो राजा राजेश्वरा टेम्पल में है और ये उसका एग्जाम्पल है कि उन्हें पेंटिंग भी बहुत पसंद थी. सो हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल. फिर हमने उन तीनों किंगडम्स के बारे में पढ़ा जिन्होंने स्ट्रगल किया था ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में. दैन वी हैव स्टडीड अबाउट टर्किश इन्वेजन्स जिसमें मोहम्मद गोरी और महमूद गजनी के बारे में पढ़ा है. दैन हमने चोलास के बारे में पढ़ा है जो साउथ के मोस्ट पावरफुल किंगडम्स में से एक था. उनके एडमिनिस्ट्रेटिव का तरीका, उनके रेवेन्यूज़, उनकी इरिगेशन, उनकी किस तरीके की आर्मी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनकी पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, राइट. ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ा है.